नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में आज शाम थम जाएगा चुनावी प्रचार का शोर। आखिरी दिन पीएम मोदी, योगी समेत अमित शाह ने जुटाया समर्थन, तो प्रियंका गांधी ने कुमाऊं में भरी चुनावी हुंकार। हिजाब को लेकर हुए विवाद पर सीएम धामी का बयान, कहा शपथ ग्रहण करते ही भाजपा तैयार करेगी यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए होगा एक कानून। लालकुआ से चुनाव लड़ रहे हरीश रावत के लिए नाक का सवाल बना चुनाव प्रचार में दिन रात जुटे हरदा, भाजपा का सुपड़ा साफ करने का भी किया दावा। और विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की तैयारियां मुकम्मल, दूरस्थ इलाकों के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। 14 फरवरी को उत्तराखंड में होगा मतदान। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज चुनावी रण में दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। उधम सिंह नगर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की प्रचार प्रसार के लिए जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उधम सिंह नगर जिले की विधानसभाओं के 9 प्रत्याशी मौके पर मौजूद रहे, जिसके पक्ष में पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता का समर्थन जुटाया और वोट अपील की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं भाजपा के चुनावी प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टिहरी पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से एक बार फिर से कमल को वोट देने की अपील की है। वहीं कांग्रेस के प्रचार में ताकत झोंकने के लिए एक बार फिर से कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी उत्तराखंड दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने खटीमा में कांग्रेस प्रत्याशी भुवन कापड़ी के साथ ही सभी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता का समर्थन जुटाया और कांग्रेस को वोट देने की अपील की है। कर्नाटक में हिजाब विवाद के बाद अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर शपथ ग्रहण करते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तराखंड की संस्कृति आध्यात्मिक विरासत की रक्षा के लिए भाजपा सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद एक कमेटी गठित कर ड्राफ्ट तैयार करेगी, जिसके तहत सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनेगा, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हो। सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी, जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा और संविधान की भावनाओं को मूर्त रूप देगा। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा। मतदान से पहले वोटरों को रिझाने के लिए प्रत्याशी नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। जो नेता कभी सत्ता में रहते हुए जनता के सामने कभी सिर नहीं झुकाते, सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं होते, आज वो जनता से वोटों की भीख मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। लक्सर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी संजय गुप्ता का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें संजय गुप्ता वोटों की खातिर जूतों की माला पहनने के लिए भी तैयार है। आपको बता दें कि जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर उनसे कोई गलती हुई है तो वो उस गलती के लिए माफी मांगने के लिए तैयार है। इसके साथ ही जनता उनके गले में जूतों की माला टांग सकती है, लेकिन वोट उन्हें। हाँ, मेरी फसल दूसरों को कटवा दे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा, भगवान भी पास नहीं करेगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 14 तारीख को मतदान होना है, लिहाजा आज दूरस्थ इलाकों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। आपको बता दें कि चक्राता विधानसभा सीट के लिए 121 पोलिंग पार्टियों को आज रवाना कर दिया गया, जबकि देहरादून जिले के लिए 1886 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। 2022 की बैसाख में आज हम आपको धर्मपुर विधानसभा सीट पर बन रहे त्रिकोणीय समीकरणों की सियासी तस्वीर से रूबरू कराएंगे। इस सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस के बीच निर्दलीय प्रत्याशी वीर सिंह पवार मजबूती से डटे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। देहरादून के अंतर्गत आने वाली धर्मपुर विधानसभा सीट पर अब तक हुए विधानसभा चुनावों में मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच ही होता आया है।
लेकिन 2022 की बिसात में इस बार इस सीट पर त्रिकोणीय समीकरण बढ़ने से भाजपा कांग्रेस के बीच मुकाबला रोचक हो चला है। इस सीट पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं भाजपा से बगावत कर चुके निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी रण में उतरे वीर सिंह पवार। चुनावी समर में इस बार धर्मपुर विधानसभा सीट से उपरांत प्रत्याशी किरण रावत कश्यप ने पूरी ताकत झोंकी है। टिकट बंटवारे के बाद इस सीट पर मुकाबला भाजपा के प्रत्याशी विनोद चमोली के साथ कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश अग्रवाल और बीजेपी से बागी हुए वीर सिंह पवार के बीच है। धर्मपुर विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास उठाकर देखा जाए तो 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ये सीट 9,420 वोटों के अंतर से जीती। 2017 में परिवर्तन की हवा में भाजपा ने कांग्रेस से ये सीट अपने कब्जे में ले ली। इस चुनाव में विनोद चमोली ने दिनेश अग्रवाल को 10,953 वोटों से हराया। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस बार 2022 की बिसात में धर्मपुर विधानसभा सीट पर 2,06,737 वोटर हैं। इनमें 1,11,239 पुरुष और 95,492 महिला वोटर्स और 6 थर्ड जेंडर वोटर हैं। यहाँ 3,238 वोटर 80 साल से ऊपर के हैं। धर्मपुर विधानसभा सीट पर पहाड़ी और मुस्लिम वोटर्स की संख्या सर्वाधिक है। मिश्रित आबादी की धर्मपुर सीट पर अनुसूचित जाति, पंजाबी, गोरखा और जाट वोटर्स भी हैं। ऐसे में धर्मपुर विधानसभा सीट के चुनावी रण में इस बार बाजी कौन मारेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। मतदान से पहले चुनावी प्रचार के लिए सिर्फ आज शाम 5 बजे तक का ही समय है, जिसको लेकर सभी पार्टियों में सुगबुगाहट पैदा होने लगी है। वहीं रुड़की पहुंचे एआईसीसी के ऑब्जर्वर डॉक्टर मेराज हुसैन ने दावा किया है कि इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी 50 से अधिक सीटें लेकर भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। ये दावा उन्होंने हरिद्वार की 5 सीटों पर जायजा लेने के बाद किया है। देखिए, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने और हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने विश्वास जताते हुए मुझ पे यहाँ मुझे एक एआईसीसी ऑब्जर्वर की हरिद्वार लोकसभा में एक अहम जिम्मेदारी दी है और मेरे पास इस वक्त 5 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी है। देखिए, मुझे तो ये लगता है आज जो माहौल है, जो ज़मीन पर मैं देख रहा हूँ, मैं लगातार 4-5 दिनों से यहाँ घूम रहा हूँ, लोगों से बातें कर रहा हूँ कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। 2022 की बिसात में आज हम बात करेंगे सहसपुर विधानसभा सीट की, जहां हमेशा से भाजपा कांग्रेस के बीच चुनावी मुकाबला देखने को मिला है, लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होते हुए नजर आ रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। 14 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से पहले अंतिम दौर में पहुंचे चुनावी प्रचार में प्रत्याशी और राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंके हुए हैं। ऐसे में विधानसभा सीटों पर सियासी समीकरण भी तेजी से बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। सहसपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो इस सीट पर हमेशा से मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में ही होता आया है, लेकिन 2022 की बिसात में इस बार आम आदमी पार्टी और सीपीआईएम से मुस्लिम प्रत्याशी के मैदान में होने से दोनों राष्ट्रीय दलों की चुनौती बढ़ गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों सियासी दलों के वोट बैंक में सेंधमारी के लिए त्रिकोणीय समीकरण बनकर इस बार उभर रहे हैं। सहसपुर विधानसभा सीट पर 1,71,000 वोटर्स हैं और 2022 की बिसात में इस बार इस सीट से 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। पिछले विधानसभा चुनाव 2002, 2007 और 2012 में इस सीट पर भाजपा का कब्जा रहा। बीजेपी से उम्मीदवार के तौर पर 2 बार विधायक रहे सहदेव कुंडीर को इस बार भी बीजेपी ने टिकट दिया है। आयेंद्र शर्मा 2012 में कांग्रेस और 2017 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर आयेंद्र ने 20,574 और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर 21,888 वोट हासिल किए थे। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में ये सीट 18,863 वोट के अंतर से भाजपा ने जीती थी। उस वक्त बीजेपी के सहदेव कुंडीर को 44,055 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के किशोर उपाध्याय को 25,192 ही वोट मिले। तो उधर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे आयेंद्र शर्मा को 21,888 वोट हासिल हुए। भाजपा कांग्रेस समेत तमाम दलों के उम्मीदवार पर्वतीय मूल के साथ ही अन्य वर्गों में पकड़ बनाकर जातीय समीकरण साधने की कोशिशों में है। इसके लिए बाकायदा सियासी दलों ने स्टार प्रचारकों की भारी भरकम फौज भी चुनावी रण में उतार रखी है। भाजपा से जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी प्रत्याशी के लिए समर्थन जुटा चुके हैं, वहीं कांग्रेस ने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैली कर वर्चुअली वोटर्स को साधने की कोशिश की है।
लेकिन इस बार 2022 की बिसात में सहसपुर विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय दलों के साथ आम आदमी पार्टी और CPIM के मैदान में होने से जरूर मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। सार्वजनिक मंच से खड़े होकर सियासी दल महिलाओं की भागीदारी के दावे तो तमाम करते हैं, लेकिन धरातल पर उलट नजर आते हैं। 2022 की बिसात में आज हम आपको अब तक के हुए विधानसभा चुनाव में सियासी दलों में महिला उम्मीदवार और महिला वोटर्स की क्या भूमिकाएं रही, इसी को हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। लोकतंत्र का महापर्व चंद कदमों दूर है। ऐसे में उम्मीदवारों की दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगी हैं। दिन रात प्रचार में सियासी दल जुटे हैं तो लोगों से वादों और दावों का दौर भी अपने शवाब पर है। लेकिन महिला वोटर साधने के लिए हर राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में हुए 65% से ज्यादा मतदान में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से ज्यादा रही है। महिलाएं चुनावी गेम पलट सकती हैं, लिहाजा सियासी दलों की तरफ से 2022 की बिसात में सियासी रण में पार्टियों ने महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, ताकि महिला उम्मीदवारों के जरिए महिला वोट बैंक को अपने खेमे में जुटाया जा सके। चुनाव आयोग की रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश में साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पुरुषों ने 51.15% मतदान किया, जबकि महिलाओं का मतदान 65.12% रहा, जो पुरुषों के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। मतदान के बाद अब एक नजर साल 2017 के महिला उम्मीदवारों पर डाल लेते हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 5 और कांग्रेस ने 8 महिलाओं को विधानसभा चुनाव में उतारा। कांग्रेस की 8 महिलाओं में पति की सियासी विरासत आगे बढ़ाने वाली ममता राकेश, पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश, मसूरी से गोदावरी थापली, नैनीताल से सरिता आर्य जो अब भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं, रुद्रप्रयाग से लक्ष्मी राणा, सल्ट से गंगा पंचोली, बाजपुर से सुनीता बाजवा, सितारगंज से मालती विश्वास ने अपनी किस्मत को आजमाया था। 2017 की भाजपा की 5 महिला उम्मीदवार ये रही: केदारनाथ से शैला रानी रावत, चक्राता से मधु चौहान, यमकेश्वर से रितु खंडूरी, सोमेश्वर से रेखा आर्य, गंगोली हाट से मीना गंगोला को मैदान में उतारा गया, जिसमें से 3 महिलाओं ने जीत हासिल की। और अब 2022 की बिसात में महिलाओं की हिस्सेदारी को लेकर आंकड़ों की तस्वीर पर नजर डाल लेते हैं। भाजपा और कांग्रेस ने कुल 13 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। भाजपा ने 8 महिलाओं पर दाव खेला है, कांग्रेस ने 5 महिलाओं को मैदान में उतारा है। भाजपा ने देहरादून कैंट विधानसभा सीट से स्वर्गीय हरबंस कपूर की पत्नी सविता कपूर को टिकट दिया है। खानपुर से देवयानी, यमकेश्वर से रेणु बिष्ट, पिथौरागढ़ से चंद्रा पंत, सोमेश्वर से रेखा आर्य, नैनीताल से सरिता आर्य, केदारनाथ से शैला रानी रावत और कोटद्वार से रितु खंडूरी इस बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। वहीं कांग्रेस के महिला प्रत्याशियों की बात की जाए तो 2022 की बिसात में कांग्रेस ने लैंसडाउन से अनुकृति गोसाई रावत, मसूरी से गोदावरी थापली, भगवानपुर से ममता राकेश, रुद्रपुर से मीना शर्मा और हरिद्वार ग्रामीण सीट से अनुपमा रावत को सियासी रण में कुदाया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या 37,58,730 है, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 40,47,018 है। यानी बराबरी की संख्या में महिलाएं नई सरकार चुनेगी। इस लिहाज से महिलाओं के वोट की अहमियत सभी राजनीतिक दल जानते हैं, लेकिन राजनीति में महिलाओं का हस्तक्षेप नहीं, क्योंकि सत्ता में वापसी के लिए पार्टियों को जिताऊ उम्मीदवार चाहिए, कोई आम नागरिक नहीं। सवाल 2022 की बिसात में ये है कि कितनी महिलाएं अपने आकाओं की उम्मीदों पर खरा उतर पाती हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वही 2022 की बिसात में हम बात करते हैं विकासनगर विधानसभा सीट की, जहां पर प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद से ही इस बार समीकरण कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सभी उम्मीदवार अपनी जीत के लिए शुरू से ही एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। 2022 की बिसात के चुनावी रण में उतरे सियासी दल प्रचार में जी जान से जुटे हैं। 14 फरवरी को वोटिंग होगी, लिहाजा वक्त कम होने के साथ उम्मीदवार सर्द मौसम के बीच जनता के द्वार जाकर खुद के लिए वोट मांग रहे हैं। राज्य की विकासनगर विधानसभा सीट की सियासी तस्वीर देखें तो इस बार पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी के मैदान में उतरने से वोटों के ध्रुवीकरण के हालात भी बन रहे हैं। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस अपने वोट बैंक को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उत्तराखंड के विकासनगर विधानसभा सीट की तस्वीर देखी जाए तो यहाँ कुल मतदाता
1,07,308 हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 55,643 है, जबकि महिला वोटर्स की संख्या 51,659 है। वहीं थर्ड जेंडर 6 हैं और 80 साल से अधिक उम्र वाले लोगों की तादाद 1,526 है। पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को उठाकर देखा जाए तो 2002 और 2012 में कांग्रेस के नवप्रभात, 2007 और 2017 में भाजपा के मुन्ना सिंह चौहान और 2009 के उपचुनाव में भाजपा के कुलदीप कुमार इस सीट से जीते थे। इस बार 2022 के बिसात के लिए इस सीट से 10 उम्मीदवारों ने चुनावी ताल ठोकी है। भाजपा की तरफ से सिटिंग विधायक मुन्ना सिंह चौहान को उतारा गया है, तो कांग्रेस ने पूर्व विधायक नवप्रभात पर चुनावी कार्ड खेलकर उन्हें टिकट थमाया है। हालांकि विकासनगर सीट पर हमेशा वोटर्स राष्ट्रीय दलों पर भरोसा जताते आए हैं, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के वोटों में सेंध लगाने के लिए इस बार पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी की तरफ से इस सीट पर प्रवीण बंसल और निर्दलीय मैदान में उतरे गुरमेल सिंह राठौर भी सियासी मैदान में डटे हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या इस बार भी मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में होगा या अन्य दलों से खड़े हुए सियासी दलों के प्रत्याशी इस बार बाजी मार लेंगे। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। बात करते हैं मसूरी विधानसभा सीट की, जहां पर एक तो मसूरी पहाड़ी इलाका होने के नाते यहां के चुनावी मुद्दे और चुनौतियों औरों से थोड़ी अलग है। 2022 के बिसात में इस बार मसूरी विधानसभा सीट पर भाजपा कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध मारी को रोकना एक बड़ी चुनौती है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं क्या कुछ समीकरण मसूरी विधानसभा सीट पर बदले हुए नजर आ रहे हैं। पहाड़ी इलाका होने के साथ साथ मसूरी विधानसभा सीट पर्यटन स्थल के तौर पर भी दुनिया भर में मशहूर है। 2022 की बिसात में मसूरी विधानसभा सीट पर इस बार सियासी दल खासकर कांग्रेस और भाजपा के लिए वोट बैंक में सेंधमारी को रोकना एक बड़ी चुनौती है। आबादी के लिहाज से मसूरी विधानसभा सीट पर कुल वोटर्स की संख्या 1,31,816 है। इनमें महिला वोटर्स की संख्या 62,856 है, जबकि पुरुष मतदाता इस सीट पर 68,943 हैं। इसके साथ ही थर्ड जेंडर 17 और 80 साल के उम्र के लोगों की संख्या 3,022 है। मसूरी विधानसभा सीट का सियासी आंकलन किया जाए तो इस सीट पर पिछले 2 विधानसभा चुनाव में भाजपा का वर्चस्व रहा है। 2002 और 2007 के चुनाव में यहां कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुंसोला ने जीत का परचम लहराया, तो वहीं 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी गणेश जोशी मसूरी सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2022 की बिसात में इस बार मसूरी विधानसभा सीट से भाजपा ने जहां सिटिंग विधायक गणेश जोशी पर ही भरोसा जताया है, तो कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर गोदावरी थापली चुनावी मैदान में है। इसके अलावा आप पार्टी से प्रेम किशन, उक्रांद से शकुंतला रावत, सपा से संजय मल और बसपा से अशोक पवार समेत निर्दलीय प्रत्याशी मनीष गुड़ियाल मैदान में हैं। देखा जाए तो मसूरी विधानसभा सीट पर सैन्य परिवार और गोरखा समुदाय का रुझान भाजपा की तरफ से माना जाता है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर गोदावरी थापली की भी गोरखा वोटर्स के बीच अच्छी पकड़ है। ऐसे में भाजपा कांग्रेस में मुकाबला रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है, तो एक बड़ी चुनौती बड़े सियासी दलों के सामने वोट बैंक में सेंधमारी कैसे रोकी जाए, इसको लेकर भी रहेगी। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में ये हमेशा से देखने को मिला है कि चक्राता विधानसभा सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। अब जब उत्तराखंड के 5वें विधानसभा चुनाव के लिए सिर्फ एक दिन का समय बचा है, तो इस बार भी चक्राता विधानसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी है कि इस बार बाजी कौन मारेगा। देखिए खास रिपोर्ट। भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री और कालाडूंगी से बीजेपी प्रत्याशी बंशीधर भगत अपने एक ऑडियो से सुर्खियों में आ गए हैं। बंशीधर भगत का ये ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ऑडियो में ऐसी बातें की है जिसे हम आपको सुना भी नहीं सकते हैं, लेकिन अश्लील बातें होने का वायरल ऑडियो में ये दावा हो रहा है। इसके साथ ही हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस ऑडियो के बाद से बीजेपी की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी जमकर निशाना साध रही है। कितनी अश्लीलता के साथ जो बातें एक महिला से की जा रही हैं उस ऑडियो में, साथियों, मैं निशब्द हूं, मैं आश्चर्यचकित हूं, मैं हतप्रभ हूं कि कोई प्रदेश अध्यक्ष इस स्तर तक गिर सकता है। और ये कोई पहली बार नहीं है साथियों।
इससे पहले हमने देखा कि संजय कुमार इनके संगठन महामंत्री लगातार महिला कार्यकर्ताओं का यौन शोषण करते हुए पाए गए और यहां से बेदखल किए गए। उसके बाद महेश नेगी जो दोराहाट के विधायक हैं, उनके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप उन्हीं के गृह क्षेत्र की एक महिला ने लगाया और अपनी बच्ची का पिता होने का आरोप उनके ऊपर लगाया। उसके अलावा इनके ही विधायक हरिद्वार के सुरेश राठौर के ऊपर इन्हीं की महिला कार्यकर्ता ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और अब ये चौथा केस है। विधायक और संगठन महामंत्री से ऊपर उठकर अब ये प्रदेश अध्यक्ष जो रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, एक तरह से चाल चरित्र चेहरे की बात करने वाली भाजपा निर्वस्त्र हो गई है साथियों। जहां तक कांग्रेस की बात है, वो इस तरीके की बातें ना करें तो ज्यादा अच्छा है। उनके कई ऐसे ऑडियोज और वीडियोज हम सबने देखे हैं और रिसेंटली भी उनके खुद के जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, हृदय जी के बेटे, उन्होंने खुद ही अपने ही मुख्यमंत्री उम्मीदवार, अपने ही नेता के बारे में बहुत अपशब्द और बहुत अपमानजनक बातें उन्होंने किसी से फोन पर की और वो भी सब चीजें सामने आई हैं। तो देखिए, ये दौर है चुनाव का, अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है और इस वक्त इस तरीके के ऑडियोज और वीडियोज और मैं कहूंगी कि गड़े मुर्दे उखाड़ के लेकर आना, यही कांग्रेस का काम है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक ले मुझे दे इजाजत, नमस्कार। उत्तराखंड में आज शाम थम जाएगा चुनावी प्रचार का शोर। आखिरी दिन पीएम मोदी, योगी समेत अमित शाह ने जुटाया समर्थन, तो प्रियंका गांधी ने कुमाऊं में भरी चुनावी हुंकार। हिजाब को लेकर हुए विवाद पर सीएम धामी का बयान, कहा शपथ ग्रहण करते ही भाजपा तैयार करेगी यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए होगा एक कानून। लालकुआ से चुनाव लड़ रहे हरीश रावत के लिए नाक का सवाल बना चुनाव प्रचार में दिन रात जुटे हरदा, भाजपा का सुपड़ा साफ करने का भी किया दावा। और विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की तैयारियां मुकम्मल, दूरस्थ इलाकों के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। 14 फरवरी को उत्तराखंड में होगा मतदान।